नमस्कार दोस्तों, रीट एवं शिक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती के लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान। आज हमारी रहेगी ये क्लास नंबर 25, जिसमें आज हम देखने वाले हैं चिंतन, कल्पना और तर्क, जिसको हम तर्कना भी कहते हैं। मित्रों, एक ही क्लास के अंदर चिंतन, कल्पना और तर्क तीनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, इसलिए अंत तक सभी साथी मेरे साथ बने रहें। एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो साथी शिक्षा मनोविज्ञान की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, इनके नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं या प्रश्न उत्तर और टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें और स्टोर में जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की ओर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है शिक्षा मनोविज्ञान में चिंतन, कल्पना और तर्क के बारे में। चलते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चिंतन से। दोस्तों, यह रहा आपका चिंतन। बहुत ही आसान शब्दों में और देसी भाषा के अंदर समझाने का मैं यहां पर आपको प्रयास करूंगा दोस्तों। तो देखिए, चिंतन होता क्या, ये थिंकिंग है क्या चिंतन? चलिए मित्रों, विचारात्मक चिंतनशील सोच का सर्वप्रथम विचार 1910 में जॉन डीवी ने दिया। मित्रों, तो चिंतन का विचार सबसे पहले किसके मन में आया है? जॉन डीवी के। कब आया है? 1910 के अंदर दोस्तों। अब आगे देखिए, चिंतन एक ज्ञानात्मक व्यवहार की प्रक्रिया है। समझना, इसकी परिभाषा आगे बताऊंगा मैं पूरी। चिंतन एक ज्ञानात्मक व्यवहार की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से कल्पना, स्मृति, चिन्हों, प्रतीकों से घटनाओं का मानसिक चित्रण करते हुए समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। अर्थात समस्या समाधान ही क्या है? चिंतन है दोस्तों। कुछ समझ में आया? चिंतन के अंदर प्रतीक और प्रतिमाओं का क्या होता है? मानसिक जोड़ तोड़ होता है। और यह चिंतन होता है मित्रों, इससे हम समस्या समाधान करते हैं, लेकिन यह अप्रकट व्यवहार होता है, बाहर दिखाई आपको नहीं देता है। मित्रों, चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्दीपक तथा उसके प्रति जो कही गई अनुक्रिया है, यानी समाधान के बीच होने वाली, उद्दीपक और समस्या और समाधान के बीच होती है यह प्रक्रिया। मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य होने वाली अनुक्रिया ही क्या है? चिंतन है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, आगे वैज्ञानिकों ने इसको क्या समझाया। वैज्ञानिकों के बारे में देखें तो गेरेट के अनुसार देखिए, चिंतन में आदर्श व अव्यक्त व्यवहार के लिए सामान्य रूप में प्रतीकों का प्रयोग होता है। और याद रखना मित्रों, चिंतन एक ऐसी चीज है जिसमें प्रतीक और प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। सब कुछ आपके दिमाग मानसिक में चलता है। मानसिक में प्रतीक बनते हैं, प्रतिमाएं बनती है। किसमें बनती है? चिंतन में बनती है। अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे चलो, जब प्रकार पढ़ेंगे ना वहां पर आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए मित्रों, मोहसिन ने क्या कहा? चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है। मोहसिन ने कहा कि जो चिंतन है वो समस्या समाधान संबंधी क्या है? अव्यक्त व्यवहार। समस्या का समाधान, समस्या आएगी तब चिंतन होगा। आपके सामने कोई समस्या होगी तभी आप दिमाग में कुछ सोचेंगे, उसका समाधान करने की सोचेंगे। जब समाधान हो जाएगा तो आपका चिंतन खत्म हो जाएगा दोस्तों। चिंता कब होती है? जब समस्या होती है तभी। जब आपकी समस्या का समाधान हो जाता है तो आपकी चिंता भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। यही होता है आपका चिंतन दोस्तों। जिन पियाजे के अनुसार देखिए, 7 वर्ष तक बालक आत्म केंद्रित चिंतन करता है। इसमें तार्किकता का क्या होता है? अभाव होता है। आइजेनक के अनुसार देखिए, कार्यात्मक रूप से काल्पनिक जगत में प्रतीकों के माध्यम से भावनाओं को निकालना ही चिंतन है। कार्यात्मक रूप से जो काल्पनिक जगत के अंदर प्रतीकों के माध्यम से, प्रतीक और प्रतिमा ये बनते हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर, तो प्रतीक और प्रतिमाओं के माध्यम से जो निकालते हैं वो ही क्या आपका चिंतन है। इसके अलावा कागन व हेमन ने भी इसकी परिभाषा दी थी। प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रतियों, नियमों के मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़तोड़ को चिंतन कहते हैं।
सिल्वरमैन ने कहा था 1978 में कि चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोग के उद्दीपन तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में हमारी मदद करती है दोस्तों। अब चलिए आगे, अब बात करते हैं चिंतन के प्रकारों की। जो साथी नोट्स नहीं बना रहे हैं वो नोट्स बनाते रहे, बाकी जिन साथियों ने कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से जो कोर्स ले लिया है वो वहां से आराम से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए चिंतन के प्रकार, चिंतन के अगर हम प्रकारों की बात करें तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका जिम्बोर्डो व रुक के अनुसार चिंतन के प्रकार। दो प्रकार बताए इन्होंने, पहला है सौली चिंतन और दूसरा कौन सा है, यथार्थवादी चिंतन। दोस्तों यह सौली चिंतन क्या होता है, देखिए सौली चिंतन ऐसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है। देखिए यह चिंतन व्यक्ति की कल्पनाओं व इच्छा शक्तियों पर आधारित है। मतलब कल्पनाएं मतलब काल्पनिक विचार, और यहां पर क्या है, इच्छा शक्ति मतलब क्या है, इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। इस चिंतन से किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। इसके द्वारा, इस चिंतन से हम कोई भी जो समस्या उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। यह केवल व्यक्ति को क्षणिक सुख प्रदान करता है। क्षणिक सुख कौन सा चिंतन देता है, सौली चिंतन देता है दोस्तों। सौपन, सौपन चित्तर, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं मित्रों। क्या किसमें आते हैं, कोई सौपन आप देखते हैं तो आपको क्षणिक सुख प्राप्त होता है, तो वो क्या आपका सौली चिंतन होता है दोस्तों। अब देखिए यदि कोई छात्र है, ये कल्पना करता है कि पढ़ाई खत्म करने के बाद वो एक बड़ा ऑफिसर बनेगा, उसके पास एक सुंदर बंगला होगा, चमचमाती कार होगी, तो निश्चय ही वो क्या कर रहा है, एक सौली चिंतन कर रहा है। सौली चिंतन का ही उदाहरण वो ले रहा है दोस्तों। सबसे बेस्ट इसका जो उदाहरण आता है एग्जाम में वो आता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने दोस्तों। अब बात करें दूसरा जो हम लेकर आए हैं, दूसरा जो जिम्बार्डो व रुक का दूसरा प्रकार है वो है यथार्थवादी चिंतन। यह क्या होता है, देखिए यह वास्तविक चिंतन है। इसमें व्यक्ति अपनी समस्याओं का क्या करता है, समाधान करता है। यह क्या है, वास्तविक चिंतन है, और इसके अंदर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है जिसका संबंध वास्तविकता से है, और उसके सारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर पाता है दोस्तों। इस तरह के चिंतन यानी यथार्थवादी चिंतन को ही मनोवैज्ञानिकों ने विवेचन या तर्कणा की संख्या दी है। तर्कणा जो तर्क के बारे में पढ़ेंगे ना, विवेचन, यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, देखिए विवेचन, विवेचन और तर्कणा, इसी को कहा मनोवैज्ञानिकों ने, किसको, यथार्थवादी चिंतन को। अब मित्रों इसके तीन भाग बताए, पहले इसका उदाहरण दे दूं। देखिए यदि कोई व्यक्ति कार में बैठकर सफर कर रहा है और एकदम से उसकी कार है वो रुक जाती है, ऐसी समस्या उत्पन्न होने पर व्यक्ति क्या करेगा, अलग अलग प्रकार से सोचना प्रारंभ कर देगा। पहले सोचेगा कहीं पेट्रोल खत्म हो गया है, दूसरी सोचेगा कहीं इंजन खराब हो गया है, तीसरी सोचेगा कहीं टायर तो नहीं फट गया है। तो यह सभी किसमें आएंगे, आपके यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत आएंगे। अब इसके तीन प्रकार देखिए। पहला है अभिसारी चिंतन। कौन सा है, अभिसारी चिंतन। इस चिंतन में मौलिकता को महत्व नहीं दिया जाता है। इस चिंतन के अंदर मौलिकता को महत्व नहीं दिया जाता है मित्रों। इस चिंतन में बालक को जो तथ्य दिए जाते हैं उन्हीं तथ्यों के आधार पर वह निष्कर्ष निकालता है। जो तथ्य आपको बालक को देंगे, जो फैक्ट आप बालक को देंगे, उसी के आधार पर बालक अपने निष्कर्ष, अपने समाधान पर पहुंचेगा। जैसे आपने बालक को बता दिया कि 3, मतलब आपने पूछा कि 3 और 4 को जोड़ने पर इसका उत्तर क्या आएगा, तो उसने बता दिया 7। तो तथ्य दिए, तथ्य के आधार पर वो क्या निकल गया, निष्कर्ष पर। अब यहां पे देखिए अभिसारी चिंतन की हम बात कर रहे हैं, इसको कहा जाता है निगमनात्मक चिंतन। निगमनात्मक चिंतन, इसी को कहा जाता है निगमनात्मक चिंतन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकता है यहां पे। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा जो यथार्थवादी चिंतन का भाग है वो है आलोचनात्मक चिंतन दोस्तों। देखिए इस चिंतन में बालक दिए गए तथ्यों पर वाद विवाद,
तर्क वितर्क कर सही और गलत का निर्णय करता है, यह सबसे उच्च स्तर का चिंतन माना जाता है। मित्रों यहां पर देखिए, जो आपका आलोचनात्मक चिंतन है, इसके अंदर व्यक्ति है, वो क्या करेगा, जो वस्तु है, जो घटना है, जो उसकी सच्चाई है, उसके सभी गुण दोषों की परख करेगा और फिर जो स्वीकार करना है, जो सच्चाई है, उसको क्या करेगा, स्वीकार करेगा। यह होता है आपका आलोचनात्मक चिंतन। और सबसे उच्च स्तर का चिंतन होता है आपका आलोचनात्मक चिंतन। तीसरा देखिए भाग है आपके यथार्थवादी चिंतन का, वो है आपका सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन, इसे आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। सृजनात्मक चिंतन को ही आगमनात्मक चिंतन कहा जाता है। इसमें बालक मौलिकता को महत्व देते हुए इसमें नई विषय वस्तु शामिल करता है तथा निष्कर्ष निकालता है। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति के पास जो तथ्य है उसमें कुछ अपनी ओर से जोड़ेगा। जैसे गाय पर लेख लिखना है तो उसमें जब वो लिखेगा तो कुछ अपनी ओर से जोड़ देगा दोस्तों, और फिर लेख है जो पूरा करेगा। सर्जन कुछ नया उसके अंदर जोड़ता जाएगा दोस्तों, समझे। यह होता है सृजनात्मक चिंतन। यह तो मित्रों हमने जो अभी देखे हैं ये जिम्बार्डो व तथा रुक के अनुसार प्रकार देखे हैं जो 1977 में उन्होंने दिए थे। अब देखते हैं गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन के प्रकार। गिलफोर्ड ने दो प्रकार का चिंतन बताया। कौन कौन सा बताया मित्रों गिलफोर्ड ने? एक बताया अपसारी चिंतन और दूसरा बता दिया अभिसारी चिंतन। तो देखिए अपसारी चिंतन में क्या बताया, अभिसारी। अपसारी चिंतन इसे आधुनिक चिंतन भी कहते हैं। अपसारी चिंतन में लचीलापन, मौलिकता व विस्तार आदि को महत्व दिया जाता है। इसके आधार पर व्यक्ति उन सभी समस्याओं को हल करता है जिनका एक से अधिक सही विकल्प होते हैं दोस्तों। यह था अपसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन यह रूढ़िवादी या परंपरागत चिंतन है। इसमें व्यक्ति अपने आप को किसी तथ्य या विषय के साथ जोड़े रखता है। व्यक्ति उन समस्याओं का समाधान करता है जिनका एक सही विकल्प रहता है। जैसे यहां पे देखिए श्रेणी का अगला पद क्या होगा, 2, 5, 8, 11, 14, 3 प्लस हो रहे हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, 14 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 17 मित्रों। यह बताए गिलफोर्ड ने। अब बात करते हैं चिंतन के साधनों की। अगर हम चिंतन के साधनों की बात करें तो उनमें है प्रतिमा या प्रतिबिंब, भाषा, संप्रदाय या विचार, प्रतीक या चिन्ह। अब देखिए प्रतिमा, पूर्व अनुभूतियों की अस्पष्ट रूप से पुनरुत्पत्ति को ही प्रतिमा की संज्ञा दी जाती है। समझे। आप क्लास में बैठे हैं और घर के बारे में कुछ सोच रहे हैं और आपके दिमाग में वो चित्र बना हुआ है, उसकी प्रतिबिंब बना हुआ है, उसी को प्रतिमा कहेंगे। बात करें भाषा की, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम शब्दों वाक्यों का प्रयोग करके दूसरों को कुछ कह सकते हैं। दूसरों के शब्दों को हम दूसरे जो कहेंगे उनको हम समझ सकते हैं। समझे मित्रों। तो चिंतन एक प्रकार जो आंतरिक भाषण है। चिंतन क्या है, एक प्रकार का आंतरिक यानी मानसिक भाषण ही होता है और उसका माध्यम क्या है, भाषा है दोस्तों। स्वयं आपस में बात करना यानी मानसिक, खुद जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो आपस में बात करता है भाषा के माध्यम से। तीसरा है संप्रदाय या विचार। संप्रदाय या विचार, इसको हम कह सकते हैं संपर्ते भी मित्रों। क्या कह सकते हैं, संपर्ते भी। संपर्ते भी ऐड कर लो क्योंकि संपर्ते भी आपको वहां पर लिखा हुआ मिल सकता है, संपर्ते। तो संपर्ते वस्तु या घटनाओं के समूह से समान गुणों का एक पृथक्करण है। वस्तु है, घटना है, समस्या है, उसका समाधान ढूंढना है। तो उनमें जो समान गुण है उनका पृथक्करण करना ही क्या है आपका संपर्ते। और प्रत्येकता या चिन्ह, यह क्या होता है, चिंतन एक निष्क्रिय प्रक्रिया न होकर क्या होती है, सक्रिय प्रक्रिया होती है। आपके दिमाग में चलती रहती है, जिसे बाह्य वातावरण की आंतरिक छवि में जोड़ तोड़ है जो आप करते रहते हैं दोस्तों। यही होती है प्रत्येकता या चिन्ह। अब हम बात करें चिंतन के प्रकारों की। अब बहुत सारे साथी हैं जो ये बोलेंगे कि सर ये चिंतन के प्रकार हैं या क्या है। तो देखिए चिंतन के अगर अच्छी तरह देखिए तो 4 प्रकार है। प्रत्याक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, प्रतीकात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन। देखिए मित्रों, पहला चिंतन,
पहला चिंतन कौन सा है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन। बालक चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखता है, उनके संबंध में जो चिंतन होता है वह होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। यानी प्रत्यक्ष जो चीज देखी हुई है और उसके बाद उसके सामने समस्या आती है, उससे लेकर तो उसको लेकर जो समाधान ढूंढता है, जो चिंतन करता है, वही होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। जो आप देखते हैं उसके बारे में चिंतन। कल्पनात्मक चिंतन, जो वस्तु उपस्थित नहीं है उसकी कल्पना करके मानसिक प्रतिमा बनाकर उसका चिंतन करना ही कल्पनात्मक चिंतन। जो सवली चिंतन पढ़ा था ना, वही दोस्तों। मतलब आपके मन में यह चल रहा है कि मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद वह एक बड़ा ऑफिसर बनेगा जिसका एक सुंदर बंगला या कार होगा। जो हमने सवली चिंतन देखा था ना, वो कल्पनात्मक चिंतन ही होता है दोस्तों। तीसरा चिंतन देखिए, तीसरा है प्रतीकात्मक या विचारात्मक चिंतन। यह उच्च श्रेणी का चिंतन होता है, उच्च श्रेणी का चिंतन होता है। इसकी बालकों में तभी अभिव्यक्ति होती है जब वह बालक में प्रतियों का निर्माण प्रारंभ होता है। प्रतियों का, संप्रतियों का, प्रतीकों का, प्रतिमाओं का निर्माण होता है। एक बालक जितने अलग अलग तरह से सोचने की योग्यता रखता है, जैसे स्थान, आकार, भार, समय, दूरी, संख्या आदि संबंधी प्रत्येक बालकों में प्रारंभिक आयु स्तर पर ही बन जाते हैं। और चौथा है तार्किक चिंतन। यह सर्वश्रेष्ठ प्रकार का चिंतन माना जाता है। किस प्रकार का? सर्वश्रेष्ठ प्रकार का चिंतन माना जाता है। व्यक्ति हर वस्तु पदार्थ का तर्क प्रस्तुत कर सकता है तथा अपने विचार को सही साबित कर सकता है दोस्तों। यही होता है तार्किक चिंतन। अब करते हैं चिंतन की विशेषताओं के बारे में बात। तो देख लिए, चिंतन एक आंतरिक ज्ञानात्मक व्यवहार, एक मस्तिष्क का ज्ञानात्मक व्यवहार होता है। पहली विशेषता, चिंतन अदृश्य व अव्यक्ति यानी अव्यक्त व्यवहार है। आप देख नहीं सकते चिंतन को और ना ही व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा है समस्या समाधान संबंधी व्यवहार चिंतन है। समस्या आपके सामने, उसका समाधान यहां पर है। जो ये बीच में क्या हो रहा है? चिंतन हो रहा है। तो ये क्या हो गया? व्यवहार। समस्या समाधान, समस्या का समाधान की ओर होने वाला व्यवहार। चिंतन किसी उद्देश्य की ओर क्या करता है? अग्रसर करता है। कोई उद्देश्य है उसकी ओर अग्रसर करेगा आपको चिंतन। चिंतन में बाहरी गत्यात्मक क्रियाएं बंद हो जाती है। चिंतन के अंदर जो बाहरी गत्यात्मक क्रियाएं हैं वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। चिंतन मानसिक खोज है, गत्यात्मक खोज नहीं। चिंतन के अंदर हम सिर्फ मानसिक यानी अपने मस्तिष्क को दौड़ा सकते हैं, गति खुद गति नहीं कर सकते हैं। चिंतन में समस्या सबसे पहले आवश्यक होती है। जब समस्या होगी तभी तो चिंतन करेंगे उसके समाधान के लिए। तो चिंतन में समस्या सबसे पहले आवश्यक होती है दोस्तों। आगे देखिए, नेक्स्ट विशेषता है, चिंतन में बालक वर्तमान अनुभवों को गत अनुभवों के आधार पर समान संपत्तियों की श्रेणी में रखता है। वर्तमान जो अनुभव है उनको गत अनुभवों के आधार पर दोनों को एक ही संपत्ति के अंदर स्थान देता है दोस्तों। उचित निर्णय क्षमता ही चिंतन प्रदान करता है। अगर आपके सामने कोई समस्या है, उसका आप समाधान ढूंढ रहे हैं, तो जो आप निर्णय लेंगे वो कौन लेकर आएगा? चिंतन ही लेकर आएगा। चिंतन से व्यक्ति चुने हुए समाधान की सार्थकता को चिंतन के द्वारा प्रभावित करने का भी प्रयास करता है। आपने एक समाधान किया है, लेकिन आपका चिंतन है जिस समाधान आपने किया उसको भी आप प्रभावित कर सकते हैं। नया समाधान है जो आप सामने लेकर आ सकते हैं दोस्तों। यह होता है आपका चिंतन। आगे चलते हैं चिंतन के बाद कल्पना की ओर, इमेजिनेशन। देखिए मित्रों, किसी अप्रत्यक्ष घटना या बात के बारे में विचार करना ही क्या है? कल्पना है। किसी अप्रत्यक्ष घटना या किसी के बारे में बात करना ही क्या है? कल्पना है। गत अनुभूतियों की यादों और गत प्रतिमाओं को पुनर्गठित कर एक नई संरचना करने की प्रक्रिया को कल्पना कहा जाता है। वापस पढ़ना, कल्पना एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिससे पूर्व अनुभूति के आधार पर व्यक्ति कुछ नए विचार सर्जन करता है। जो कुछ आपने पहले सीखा है उसके आधार पर कुछ नया करना। कल्पना नहीं करते हम कि मैं ऐसी कल्पना करता हूं। समझे मित्रों? रायबरन के अनुसार देखिए, कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं को नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। यह हमको अपने पूर्व अनुभवों को
किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। आपने पहले एक ऐसी वस्तु देखी जिसके बाद आपने कल्पना की और उससे अच्छी जो मौजूद ही नहीं है उस जैसी वस्तु बना दी। किसके द्वारा? कल्पना के द्वारा। वुडवर्थ ने क्या कहा? कल्पना मानसिक प्रहसन है। कल्पना क्या है? मानसिक प्रहसन। अब देखिए कल्पना का वर्गीकरण। कल्पना का वर्गीकरण मैकडूगल के वर्गीकरण के अनुसार कल्पना दो प्रकार की है, पुनरुत्पादन कल्पना और उत्पादक कल्पना। पुनरुत्पादन कल्पना इसका दूसरा नाम है स्मृति। पुनरुत्पादन कल्पना का दूसरा नाम क्या है मित्रों? स्मृति है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये। देखिए इसमें कल्पना में हमारे पूर्व अनुभव प्रतिमाओं के रूप में हमारे समकक्ष उपस्थित होते हैं। उस पुनरुत्पादन कल्पना उस कल्पना को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने बीती हुई अनुभूतियां जो प्रतिमाएं हैं के रूप में सामने लेकर आता है। जैसे कोई छात्र क्या परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षा हॉल के अनुभूतियों को याद करता है तो यह उसकी क्या है? पुनरुत्पादनात्मक कल्पना है। जो काम हो गया उसके बारे में क्या करना? याद करना। दोस्तों बात करें उत्पादक कल्पना की। कौन सी है? उत्पादक कल्पना। इसमें व्यक्ति पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर उसमें कुछ नवीनता उत्पन्न कर देते हैं। रचनात्मक कल्पना या उत्पादनात्मक कल्पना वैसी कल्पना को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने गत अनुभूतियों को इस ढंग से सुसज्जित करता है कि किसी नई अनुभूति का वहां से जन्म होता है। दोस्तों इसमें रचनात्मक व सृजनात्मक कार्यों को महत्व दिया जाता है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो रचनात्मक, एक सृजनात्मक कल्पना। उत्पादक जो कल्पना है ये दो प्रकार की होगी, रचनात्मक और सृजनात्मक। जैसे मकान बनाना, नाटक बनाना, फिल्म बनाने की कल्पना, ये सभी आप नया मकान बनाते हैं उसमें जो जो तरीके आप नए ऐड करते जाते हैं वो उत्पादक कल्पना का ही परिणाम होता है। दोस्तों आगे चलिए और देखते हैं चिंतन व कल्पना के अंदर क्या होता है अंतर। दोस्तों चिंतन में तर्क की प्रधानता होती है, कल्पना में तर्क का अभाव होता है। चिंतन में तर्क मिलेगा, कल्पना में तर्क नहीं मिलेगा। चिंतन में समस्या समाधान में प्रयत्न व भूल की प्रक्रिया रहती है, जबकि कल्पना के अंदर प्रयत्न व भूल का क्या होता है? अभाव होता है। मित्रों चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है, परंतु कल्पना का संबंध वास्तविकता से भी हो सकता है, नहीं भी। लगभग ये मानकर चलो वास्तविकता से इसका संबंध नहीं होता है। चिंतन की प्रक्रिया एक लक्ष्य निर्देशित, क्योंकि समस्या है उसका समाधान ढूंढना ही लक्ष्य है, तो लक्ष्य निर्देशित है। जबकि कल्पना करते करते हमारे सामने कोई खास लक्ष्य या समस्या, कल्पना जब आप करते तो आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं होता है, आप कल्पना करते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब आपके सामने लक्ष्य होता है, वो आ जाता है। दोस्तों यह है अंतर। अब देखते हैं इनका शैक्षिक महत्व है। कल्पना का क्या है शिक्षा में महत्व है? कल्पना बालक को वर्तमान अनुभव की सीमाओं को पार करने की शक्ति देती है। कल्पना है जो बालक के वर्तमान अनुभव है, इनकी जो सीमाएं हैं इनको पार करने की क्या देती है? शक्ति देती है। कल्पना दमित इच्छाओं को पूर्ण करने का अवसर प्रदान करती है। जो दमित इच्छाएं, जो हमारे अंदर दबी हुई इच्छाएं हैं, उनको हम कल्पनाओं के द्वारा पूरा कर सकते हैं। बेटे बेटे हवाई किले बना लो। आगे देखिए, कल्पना बालकों में रचनात्मक व सृजनात्मक शक्ति का विकास करती है। रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति का विकास करती है। जैसे एक इंजीनियर मकान बनाने के पहले कल्पना के आधार पर नक्शा बनाता है ना, ये क्या होता है? रचनात्मक होता है। सृजनात्मक, समझे मित्रों? कहानी लिखना, कविता लिखना, ये होती है सृजनात्मक कल्पना। कल्पना ज्ञान प्राप्ति में बालक को प्रोत्साहित करती है। कल्पना है ज्ञान प्राप्ति में बालक को प्रोत्साहित करती है। कल्पना से बालक में विचारात्मकता, क्रियात्मकता, सौंदर्यात्मकता, कला व मंत्रन का क्या होता है? विकास होता है। और कल्पना बालक के सामने श्रेष्ठ आदर्श व्यक्तित्व के चित्र उपस्थित करके उनके चरित्र व नैतिक विकास भी करती है। यह कहा था राय बरन ने। दोस्तों तो यह थी हमारी कल्पना। तो चिंतन कल्पना हो चुका है, बचा क्या है? तर्क। तो चलते हैं तर्क की ओर। यह रहा आपके सामने तर्क। दोस्तों तर्क, तर्कना एक ही चीज है मित्रों। देखिए तर्क एक प्रकार का चिंतन है जिसकी प्रक्रिया तार्किक व संगत होती है। तर्क या तर्कना है मित्रों,
ये क्या है? एक प्रकार का चिंतन ही है। क्या है? एक प्रकार चिंतन। इसमें प्रक्रिया तार्किक और संगत होती है दोस्तों। रेबर ने कहा था, तर्कणा के दो अर्थ बताए थे। सामान्य अर्थ में रेबर ने बताया था कि तर्कणा एक प्रकार का चिंतन है जिसकी प्रक्रिया तार्किक तथा संगत होती है। यह था रेबर का सामान्य अर्थ 1985 में। जो विशिष्ट अर्थ है उसमें कहा, तर्कणा समस्या समाधान व्यवहार है जहां अच्छी तरह से निर्मित कल्पनाओं की क्रमबद्ध रूप से जांच की जाती है तथा समाधान तार्किक ढंग से निगमित किया जाता है। स्किनर का तर्क देखिए। स्किनर के अनुसार तर्क शब्द का प्रयोग कारण व कार्यों के संबंधों की मानसिक स्वीकृति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब कोई मकान बनाना है तो आप पूछते हो ना, आपका तर्क क्या है? मैं अगर ऐसा करूं तो आपका तर्क कैसा रहेगा, आप बताइए। वही तर्क है मित्रों। गेट्स के अनुसार देखिए, तर्क फलदायक चिंतन है। तर्क क्या है? फलदायक चिंतन, जिसे किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नई विधियों से पुनर्संगठित व सम्मिलित किया जाता है। अब देखते हैं तर्क की विशेषताएं। क्या होती है तर्क की विशेषताएं? तर्क चिंतन की एक जटिल प्रक्रिया। तर्क है जो चिंतन जो हम करते हैं उसकी सबसे जटिल प्रक्रिया ही क्या है? आपका तर्क है। तर्क चिंतन का एक उत्कृष्ट रूप माना जाता है। तर्क को चिंतन का क्या माना जाता है? उत्कृष्ट रूप। तर्क में क्रमबद्धता पाई जाती है। तर्क में व्यक्ति किसी विषय के पक्ष व विपक्ष में चर्चा करके सही निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचता है, समस्या समाधान करता है। तर्क किसी के बारे में जो आपको करना है उसके बारे में आप तर्क देखते हैं तो आपको वहां पर उसके पक्ष में भी तर्क मिलते हैं, विपक्ष में भी तर्क मिलते हैं। आपको मकान बनाना है, आपको मकान बनाना है तो आप उसके बारे में चर्चा करेंगे घर में बैठकर, तो आपको पक्ष में मिलेंगे, विपक्ष में तर्क मिलेंगे, तो आप एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि मकान किस प्रकार का बनाना है। यही होता है तर्क दोस्तों। बात करते हैं तर्क के भेदों की। तो तर्क के भेदों की बात करें तो तर्क का पहला भेद है आगमन तर्क। कौन सा है मित्रों? वैसे तो मनोवैज्ञानिकों ने 4 तर्क के भेद बताए हैं, आगमनात्मक, निगमनात्मक, आलोचनात्मक और सादृश्यवादी। लेकिन यहां पर जो हम अध्ययन करने वाले 3 के बारे में, एक आगमनात्मक होगा, एक निगमन होगा, एक इन दोनों का मिश्रित होगा मित्रों। तो देखिए आगमनात्मक तर्क क्या कहता है। इसमें व्यक्ति अपने अनुभवों या स्वयं द्वारा संकलित ग्रंथों के आधार पर किसी सामान्य सिद्धांत तक पहुंचता है। यह तर्क 3 स्तरों से गुजरता है। कौन कौन से? निरीक्षण, परीक्षण, सामान्यीकरण से होकर यह गुजरता है। दिए गए नियमों में कुछ तथ्य अपनी ओर से तरफ से जोड़कर निष्कर्ष पर पहुंचता है। यह तर्क सृजनात्मक चिंतन के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। कैसे मित्रों? आगमनात्मक या आगमन तर्क। समझे मित्रों? आगे चलिए नेक्स्ट में चलते। दूसरा जो तर्क है वो है निगमन तर्क। व्यक्ति स्वयं के द्वारा पूर्व निश्चित नियमों या सिद्धांत है उनको स्वीकार करता है एवं उसके बाद प्रयोगों द्वारा उसकी सत्यता का मापन या परीक्षण करता है। कैसे? जहां धुआं होगा वहां आग होगी। मतलब व्यक्ति का कहने का मतलब है जो चीज है वहां वो चीज मिलेगी, जिस चीज की वजह से वो चीज है उस चीज की वहां पर मिलना 100% है। सत्यता का मापन परीक्षण होता है। और तीसरा बताया उपमान तर्क। 2 तथ्यों की आपस में तुलना करके, 2 तथ्य उनकी आपस में तुलना करके। वैसे अगर आप इसको याद ना रखें तो तीसरा तर्क आपका जो रहेगा, पहला आपका आगे आगमन, दूसरा निगमन, तीसरा होगा आलोचन। आलोचन तर्क, आलोचन तर्क होगा। और चौथा होगा जो आपका वो होगा सादृश्य। कौन सा होगा? सादृश्यवाची तर्क। ये 4 तर्क आप याद रख सकते हैं मित्रों। अब देखते हैं तर्क के सोपान। डीवी की पुस्तक है हाउ वी थिंक में तर्क के 5 चरण बताए गए मित्रों। कौन कौन से चरण बताए गए? पहला है समस्या की उपस्थिति या समस्या की पहचान। दूसरा है समस्या की जानकारी। तीसरा है समस्या समाधान के उपाय। तीसरा है एक उपाय का चयन करना और उपाय का प्रयोग करना। यह है मित्रों आपके तर्क के सोपान। और ये थे हमारे चिंतन, कल्पना और तर्क मित्रों। कैसी लगी ये क्लास? अगर कुछ भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ, कमेंट कर दें। और उसके साथ ऊपर आपको लाइक का बटन भी मिल जाएगा तो वहां से लाइक भी कर दें। शेयर अधिक से अधिक करें सभी मित्र, और जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।